नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 23 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। सेट नंबर 24 आज हम देखेंगे। 1 से लेकर 15 तक आपके मैथ दे रखे हैं और 16 से लेकर 40 तक आपके रीजनिंग के दे रखे हैं। तो हम डायरेक्ट 41 प्रश्न से देखेंगे और इससे पहले के जो प्रश्न होंगे वो हम सबसे लास्ट में कराएंगे, यानी कि 41 से 120 के बाद फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। 41 प्रश्न आपका है। इनमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छरों से फैलते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको पता है कि मलेरिया जो है आपका मच्छरों से होता है, पहला सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका डेंगू मच्छरों से होता है और चिकनगुनिया भी मच्छरों से होता है। तो आंसर यहाँ पर ए, सी और डी के साथ आप जाएंगे। अगर आपको पता है कि मेन जो कारण होता है मच्छरों का वो जल भराव होता है, तो वो आप याद रख सकते हैं। बाकी निमोनिया जो होता है ये किससे होता है? ये आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु के लिए ट्रिक भी होती है, उसको भी आप याद रख सकते हैं कि जीवाणु से होने वाले ट्रिक में जो कौन कौन से रोग होते हैं उससे आप याद रख सकते हैं। वैसे हैजा आपका बहुत पूछा जाता है, जीवाणुओं में निमोनिया पूछा जाता है, क्षय रोग पूछा जाता है। तो ये 2-3 हैं और प्लेग भी बहुत पूछा जाता है। तो ये 2-3 रोग हैं ऐसे जो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा है जो कि कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कौन सा इनमें से है? तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं अमरबेल, सूरजमुखी तो होगा नहीं, कैक्टस और घटपर्णी भी दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर घटपर्णी हो जाएगा। आपने देखा होगा घड़े के आकार जैसा इसका आकार होता है ना। और नाइट्रोजन की जो कमी है जहां पर देखने को मिलती है ना, अधिकतर उन्हीं स्थानों पर ये उगता है। और अगर बात करते हैं कि कहाँ से उद्भव हुआ है, तो श्रीलंका और असम से। और कौन से कुल में आता है? तो नेपेंथिस कुल में जो है ये आपका आता है। बाकी सीटेट में इसका चित्र आपने देखा होगा कि कोई कीड़ा बैठता है तो ये अंदर फंसा लेता है, उस तरीके का। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कैक्टस, कैक्टस की अगर बात करते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन के रूप में रूपांतरित होती हैं। जो भी कांटे वाले जितने भी पत्तियां होती ना, उसमें बेसिकली ये फायदा होता है कि वो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है। इसलिए जो मरुस्थली वगैरह इलाके होते हैं ना, उनमें ज्यादातर कटीले पौधे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना पानी तो होता नहीं वहां पे। अगला क्वेश्चन है अधूरे जले जीवाश्म जो ईंधन है उससे फैलती है, क्या फैलती है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने बताया एक जहरीली गैस होती है तो उसके रूप में जानी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो ऐसे वातावरण में आप कहेंगे सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बच के रहना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र होता है SO2। और सल्फर डाइऑक्साइड भी एक विषैली गैस में आपकी जो है वो आती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है N2O, वो लॉफिंग गैस कहते हैं, पूछी जाती है ना N2O, तो ये लॉफिंग गैस होती है। अगला कह रहा है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली, कालरात्रि, ये सब इसके जो दांत हैं उसके नाम हैं। बाकी जब मनुष्यों की बात होती है तो 4 प्रकार से दांत आपको देखने को मिलते हैं मनुष्यों में। कौन कौन से? एक होता है आपका छेदक, जिसको हम कृंतक के नाम से भी जानते हैं। काम इसका क्या होता है? काटने का काम बेसिकली होता है। दूसरा आपका होता है भेदक, भेदक जो होता है वो फाड़ने के काम में आता है। तीसरा होता है आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक का काम होता है पीसने के रूप में। और चवर्णक, और चौथा जो होता है वो चवर्णक हो जाएगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है चबाने के काम में। तो ये 4 बात होती है जब मनुष्यों में टाइप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो केचुओं का यूज। किसानों का मित्र किसको कहते हैं? केचुओं को कहते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, जो देख रहे हैं निष्क्रिय विटामिन डी में आता है। विटामिन का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उनका नाम था फंक। इनके द्वारा कब किया गया था? तो इनके द्वारा 1911 में इसका यूज जो है वो किया गया था, या खोज के संदर्भ में भी आप याद रख सकते हैं। जब बात होती है जल में घुलनशील विटामिन की तो आपको याद रखना है बी और सी। और जब बात होती है वसा में घुलनशील विटामिन की तो आपको याद रखना है कीड़ा, यानी KEDA। ये 4 विटामिन है जो कि आपके वसा में, और जो बच जाते हैं वो सब जल में घुलनशील विटामिन है। और यहाँ पर जो बात हो रही है विटामिन डी की, जब आपसे पूछा जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका कैल्सीफेरॉल जो है वो होता है। जो ये लिखा है ना कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो होता है। काम क्या होता है विटामिन डी का? हड्डियों से वो मजबूत रखना। कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है।
और जो बूढ़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो कौन कौन सा रोग? एक आपका रिकेट्स रोग हो गया और दूसरा आपका जो है ऑस्टियोमलेशिया जो है ये दो रोग हो गया। ये आप दोनों याद रखिएगा। रिकेट्स को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? वो नाम है आपका सूखा रोग। अगर आपके प्रश्न में सूखा रोग करके भी पूछा जाएगा तो समझ लीजिएगा रिकेट्स से ही संबंधित वहां पर पूछा जा रहा है। अगला कह रहा है पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए कौन सी अक्रिय गैस जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हीलियम गैस हो जाएगा। हीलियम गैस हल्की गैस होती है ना, आप देखते भी हैं कि जो बेचने आता है गुब्बारे उड़ जाते हैं ऊपर की ओर। अच्छा, अक्रिय गैस की जब बात होती है तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था रैमजे। क्या नाम था? रैमजे जो है उनका नाम था। अक्रिय गैस में हीलियम जो है हल्की होती है, अज्वलनशील गैस होती है, और इसकी खोज किसने की थी? हीलियम की। तो दो नाम देखने को मिलते हैं, पर जिसमें से लोकेयर नाम ज्यादा फेमस है। लोकेयर के अलावा फ्रैकलैंड का नाम भी देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हीलियम गैस का और कहाँ यूज होता है, तो जो कृत्रिम सांस होती है ना अस्पतालों में जो ली जाती है, उसके ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है, वहां यूज होता है। जो गोताखोर होते हैं, बहुत ज्यादा अगर गहराई में जा रहे हैं तो सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं वायुयान के टायरों में, तो वहां पर भी आपको हीलियम गैस ही भरी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की अधिक मात्रा हो जाती है तो मनुष्यों में इनमें से कौन सी ग्रंथि के द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो कौन सा हो जाएगा? थायराइड आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन। और कैल्सीटोनिन की जब बात करते हैं तो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है तभी ये हार्मोन मुक्त होता है आपका कैल्सीटोनिन। तो इस पॉइंट को आप दोनों आधार से याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न में यहाँ पर वैल्यू दी गई ना, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है? अच्छा, नियंत्रण का काम कौन करता है अगर ये पूछ लिया जाए तो पराअवट्टु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। रुधिर में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रण करता है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है? पिट्टी द्वीप जो आप देख रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम बिहार के लेकर के पढ़ रहे हैं तो बिहार में आपका नागी नाम से है। कौन से नाम से है? नागी। बिहार में नागी बांध पक्षी अभयारण्य आपका देखने को मिलता है। गोवा में आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। हरियाणा में आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। और कर्नाटक में आपका घट प्रभा करके है। तो ऐसे जितने भी मेन मेन है वो तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन एक संधिपाद है? कौन सा है आपका? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सहस्त्रपाद जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो गलत कौन सा है? कह रहा है इनमें बहुत पसीना आता है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर ऊंटों के बारे में बात करें तो इनका गोबर सूखा होता है, थोड़ी मात्रा में ही मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और स्थलीय आवासों में रहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपका सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऊंट के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 41 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक आप कहेंगे कि इनका टेम्परेचर नहीं होता है। और अगर इससे अधिक हो रहा होता है तो फिर उनमें स्वेदन होता है। स्वेदन को ही हम पसीना कहते हैं। जब पसीना निकलता है तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना वो संतुलित हो जाता है। बाकी आप जानते हैं कि ऊंट जो होता है उसके ऊपर कुबड़ होता है, वो काम बेसिकली करता है संचित करने का, भोजन को संचित करने का। और अगर हम बात करते हैं एक मेला की जो कि पुष्कर मेला, पशु मेला है, वो भी आपसे पूछा जाता है तो वो राजस्थान के पुष्कर में लगता है, अजमेर में आपका वो जगह पड़ती है, तो याद रखिएगा। अगला कह रहा है जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की कौन सी प्रजाति के द्वारा संचारित विषाणु के कारण आपका होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एडीज। आपका कौन सी प्रजाति है? एडीज मच्छर आपने कई बार सुना है, यही आपका सही हो जाएगा। जीका वायरस रोग मच्छरों की एडीज प्रजाति के द्वारा फैलता है। संचारित का मतलब होता है फैलता है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले ये वायरस कहाँ देखा गया था, तो 1947 में देखा गया था और युगांडा के अंतर्गत इसको देखा गया था। और युगांडा में भी एक बंदर जो था उसमें जो है ये देखा गया था। सबसे पहले इसकी पहचान जो है यहाँ पर की गई थी। एडीज मच्छर की बात ये होती है तो ये आपका दिन में भी काटता है और रात में भी काटता है, दोनों समय में जो है ये आपका काटता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? भूख नहीं लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, इस तरीके से। बाकी अभी देख रहे हैं ना वर्तमान में वो चल रही है आंखों वाली एक बीमारी, तो उससे बड़ा बच के रहना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक लौह खनिज है? कौन सा लौह खनिज है? तो आपका यहाँ पर जस्ता जो है ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन
होगा कि मैग्नीज होगा, तो आप कहेंगे मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज आपका एक लौह खनिज होता है। अगर हम कहें कि भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार के रूप में, सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो आप कहेंगे दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो है आपका जाना जाता है। और मैग्नीज की अगर बात होगी तो इंडिया कौन से नंबर पर मैग्नीज उत्पादन में आता है, इंडिया में कौन सा राज्य आता है, तो उड़ीसा जो है आपका राज्य जो है वो आता है। उड़ीसा जो है इसमें पहले नंबर पे है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और लौह अयस्क की अगर यहाँ पर बात हुई है, भारत कौन से नंबर पर आता है लौह अयस्क में, तो भारत जो है वो चौथे नंबर पर जो है वो आते हैं पूरे विश्व स्तर पर। और अगर बात करते हैं तांबा की, तो तांबा जो सी ऑप्शन में दे रखा है, इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर जो है आपका आता है, सबसे ज्यादा तांबा वहां होता है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है, तो कौन सा सही है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। ये वाला आपका यहाँ पर सही है। प्रकाश के जब गुजारने की बात होती है ना, तो उसके आधार पर अपारदर्शी मतलब प्रकाश ना जा पाए, पारभासी मतलब होता है जिसमें प्रकाश आधा आंशिक रूप से जा पाए, और पारदर्शी मतलब होता है पूरी तरीके से प्रकाश जा पाए। तो ये तीन टाइप बांटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर सूर्य को लेकर के भी बात हुई है। सूर्य को लेकर के जब भी बात होगी तो एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होती है। 55 प्रश्न आपका, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहे हैं यहाँ पर सही है, तो कौन सा कथन सही है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। जब बात होती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्य टोटल आप बात करेंगे कि कितने आपके होते हैं। अगर बात की जाए अधिकतम संख्या की, तो 250 आपके होते हैं। राज्यसभा के लिए अगर एज की बात करें तो 30 वर्ष होती है। और अगर बात करते हैं ये सदन कैसा है, तो आपका एक स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है जो कभी भंग नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल, तो आपका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 6 वर्ष का कार्यकाल आप कहेंगे स्थायी है, तो 6 वर्ष कैसे, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इनके जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसको लेकर के कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 83 में जो है वो बात की गई है इसको लेकर के कि जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में आपके सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 83 आर्टिकल का 1 सब क्लॉज है, वैसे तो 83 याद रखेंगे उतना भी काफी होगा। बाकी 89 जो आर्टिकल है इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था ना, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 89 में। तो आर्टिकल जितने हैं वो तो आपको मेन में रटे ही होने चाहिए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम ये भी बात करते हैं कि राज्यसभा को राज्यसभा में ही उपस्थित होना हो या मतदान देने वाले जो सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है उसका प्रस्ताव पारित करने के बाद एक आर्टिकल है 312 जिसके आधार पर ही संसद कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में जाने जाते हैं, तो मानव ही हो जाएगा ऑप्शन, और तो कोई ऐसा है भी नहीं, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में आपका जो है ये स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी जो है इसको शामिल किया गया है, और भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में जो है ये आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आप अब बाकी जितने मेन मेन है वो याद रखना है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, तो जो मेन है वो तो रटे होने चाहिए। अगला प्रश्न आपका, एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता है एचआईवी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी ऑप्शन बी वाला ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ये पता है कि जो एलिसा परीक्षण होता है वो एचआईवी वायरस की जांच से संबंधित होता है, पूछा बहुत जाता है एलिसा परीक्षण किससे संबंधित होता है। और एचआईवी जो है मेन अटैक किस पे करता है, तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर की क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है। अगर हम ये कहें कि जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए कौन सी थेरेपी होती है, तो उसको कहते हैं आल्ट, शॉर्ट में आल्ट कहते हैं पर उसकी फुल फॉर्म होती है एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। क्या होती है, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, क्योंकि अब थोड़ा सा डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं ना, इसलिए ये थेरेपी कब आई थी, ये एक्चुअल में 2004 में थेरेपी आपकी जो है वो आई थी। और अगर एड्स के उपचार के लिए बात करते हैं कौन सी औषधि यूज की जाती है, तो उसका नाम है AZT, क्योंकि औषधि बहुत से उसमें पूछी जा रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ,
जा लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। तो एजिडोथाइमिडीन ये इसकी फुल फॉर्म होती है, औषधि होती है, एड्स के उपचार के लिए बेसिकली यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से किसका यूज सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, जो गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह के द्वारा होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का यूज बेसिकली कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट होता है दंत चिकित्सक जो होते हैं ना, वो एक दर्पण रखते हैं, आपने देखा होगा देखने के लिए, तो उसमें जो यूज होता है वो अवतल दर्पण होता है। बड़ा प्रतिबिंब अगर दांतों का देखना है तो उसके लिए यूज होता है। और अगर कोई प्रकाश की तेज किरण पुंज है उसको आपको पाने के लिए टॉर्च है, या वाहन की जो हेडलाइट होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, उसमें परावर्तक के रूप में भी यूज होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि वाहन की हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो आपका यही यूज होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपको इसके अलावा एक हजामती दर्पण करके भी पूछा जाता है, जो बाल वगैरह बनाते हैं उनके संदर्भ में, तो वो भी कौन सा दर्पण यूज होता है, वो अभी आप कहेंगे यही दर्पण यूज होता है, यानी अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में जब बात होती है, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो पीछे का हिस्सा देखना होता है, तो उसके लिए जो दर्पण साइड मिरर लगे रहते हैं ना, वो आपका जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। और समतल दर्पण की अगर बात करते हैं, पहले ऑप्शन में जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है कि इससे जो बना प्रतिबिंब होता है उसका जो आकार होता है वो वस्तु से बड़ा होता है, छोटा होता है, ऐसे करके, तो वो समतल दर्पण जो होता है उससे आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। नॉर्मल जैसे आप दर्पण यूज करते हैं जिसमें आप शकल देखते हैं, क्या बड़े छोटे दिखते हैं? नहीं, उसमें आप बराबर देखते हैं, तो वो समतल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है आपका अपसारी लेंस। किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस। अब अपसारी क्यों कहते हैं? अपसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण जो होती है इस पर पड़ती है, तो इसमें से आपकी जो दर्पण से गुजरती है वो जाकर के फैल जाती है। फैलना मतलब अपसारी। और अगर जाकर एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो अभिसारी। अभिसारी जो होता है वो उत्तल दर्पण से संबंधित होता है। तो जितनी चीजें हो सकती थी वो सब मैंने आपको बता दी। वीडियो जो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा। लगभग हमारे 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। प्रश्न में जब भी नहीं लिखा हो तो सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्यों नहीं जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है ना, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होती है। अगर हम जो घरेलू प्रेस होता है तो उसमें देखते हैं अब्रक के ऊपर एक नाइक्रोम की तार लिपटी रहती है। अभ्रक जो होता है ना वो एक अच्छा प्रतिरोधी होता है। हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो अभ्रक पिघलता नहीं है, ये उसकी विशेषता होती है, इसीलिए ऐसी जगह यूज ही किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होता है। तो संपीड़न आपका ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के निम्न घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो विरलन कहलाता है। और अगर बात होती है उच्च घनत्व की तो वो संपीड़न कहलाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, केवल घनत्व का। अगर उच्च पूछ लेगा तो आप कहेंगे संपीड़न, और अगर आपसे निम्न पूछ लेगा तो आप कहेंगे विरलन। यही दोनों आप चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ध्वनि के गुण भी होते हैं, एक तीव्रता होती है, एक तारत्व होता है, गुणता होता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की जो आवृत्ति होता है उस पर ध्वनि की जो चाल होती है वो डिपेंड नहीं करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा एक तत्व ही नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं है, यहाँ पर आपका जल जो है तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। जल आपका एक यौगिक के अंतर्गत जो है आपका आता है। जल आपका यौगिक के अंतर्गत जो है वो आएगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2:1 का रेशियो रहता है। जल में अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके भार का अनुपात क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 8। यहाँ ऊपर लिख देते हैं दूसरे कलर से कि अगर भार का अनुपात आपसे मैं पूछूंगा तो ये रेशियो जो रहता है इसका ही वो 1:8 रहता है। और ये जो 2:1 आप देख रहे हैं ये किसका फिर रेशियो होता है? ये इसके आयतन का रेशियो होता है। दो दो रेशियो 1 जो होता है ये इसके आयतन का रेशियो जो है वो आपका होता है।
इतनी दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड कौन सी स्थिति में जो है आपका होता है, तो भारहीनता की स्थिति कहते हैं इसे। अगर मुक्त रूप से गिर रहा है, जैसे लिफ्ट अचानक से चल रही, लिफ्ट टूट जाए, आप एकदम फ्री वेट गिर रहे हैं नीचे, तो लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिर रही है। फॉर्मूला होता है वहां पर A बराबर G के हो जाता है, तो W बराबर mg में mg की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होता है, शून्य प्रतीत होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसके अंदर भी सेम यही चीज होती है कि भार, प्रत्येक जो भी वस्तु होती है वो भारहीनता की अवस्था में ही आपकी होती है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह में जो बैठे होते हैं, उनको भी भारहीनता की ही स्थिति लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पौधों में फ्लोएम होता है वो किसके परिवहन के लिए होता है। मैंने बताया फा से फ्लोएम, फा से फल, तो फल हम कहते हैं खनिज पदार्थों को, तो भोजन आपका ऑप्शन में भी दिया गया और खनिज भी दिया गया, पर अगर इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो भोजन के साथ आप जाएंगे। फ्लोएम जो होता है वो जो जटिल स्थायी ऊतक है उसके रूप में जाना जाता है, और जो जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, वो जल के परिवहन का काम करता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका जो टेम्परेचर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के बाद उसका जो तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठोस में कौन सा बल पाया जाता है, तो अंतर आणविक जो बल होता है वो देखने को मिलता है, जिसके उससे कणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं ना, द्रव में दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो कौन सा इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं सोडियम सल्फेट, ये आपका सही हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो होता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ में नहीं आता है। आपको पता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ क्या, जैसे कोई ठोस है उसको जब आप गर्म करें तो वो द्रव में ना बदले, डायरेक्ट गैसीय स्टेट में परिवर्तन हो जाए, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में जैसे आप नौसादर रख सकते हैं, कपूर रख सकते हैं, ये सब आते हैं। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है, बिंदु पर रखा जाता है, तो जो छवि होगी वो कितनी बनेगी, कैसी बनेगी, ऐसे करके पूछा गया है, तो आभासी और छोटी बनेगी, ये आपका सही हो जाएगा। और एक उत्तल लेंस को हम कहें f1 पर, वैसे तो चित्र में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो फिर आपकी क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, और वस्तु की तुलना में आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब की स्थिति भी अनंत पर बनेगी, मतलब स्थितियां बदल दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पूछा जाता है। बाकी मैंने बता दिया था उत्तल लेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपका साइड जो मिरर होते हैं उनमें यूज होता है, एटीएम जो मशीन होती है ना उसके ऊपर भी यूज होता है, और स्ट्रीट लैंप जो होती है उनमें भी यूज होता है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, तीनों को याद रखिएगा। अगला कह रहे हैं एक संपीड़ित स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित मतलब जो स्प्रिंग होती है उसको दबा दें, उसमें जो पूछ रहा है कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण जो उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है पीई बराबर एम जी एच, ये इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। और जो एम होता है इसमें द्रव्यमान होता है, जी जो होता है वो गुरुत्व जनित त्वरण होता है, एच जो होता है वो उसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है, तो कितनी लंबी हो सकती है, लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि तंत्रिका तंत्र का मेन काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सोचने समझने, किसी चीज को याद रखना, शरीर के अलग अलग जो अंग होते हैं उनके कार्यों में सामंजस्य बैठाना हो, संतुलन स्थापित करना हो, हर काम में तंत्रिका तंत्र का ही यूज होता है। तंत्रिका तंत्र बना किससे किससे होता है, तो संवेदी अंग है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका कोशिकाओं का बना जो है वो होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है, तो आपका 3 भागों में होता है। एक आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, तो एक आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, और एक आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो होता है। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन का नाम देखने को जो है वो मिलता है। एरो ऊपर की ओर बना दिया, एरो ऊपर ना बना करके हम इसको बड़ा बना दें, गोला छोटा सा, ये सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो है वो कौन सी है, तब आंसर बदल जाता है, तो उसका नाम है सियाटिक तंत्रिका। क्या नाम है उसका, सियाटिक तंत्रिका, ये जो है आपकी सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका में आती है। अगला कह रहा है लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को क्या कहा जाता है, तो जो पीरियोडिक टेबल होती है ना उसमें हम इसको रखते हैं अलग से,
आंतरिक संक्रमण तत्व इनको हम कहते हैं। और अगर हम इसमें ब्लॉक के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन करें तो जो लेंथेनाइड, वैसे लेक्टेनाइड भी लिखा रहता था, तो इसको हम 4F के जरिए जो है वो दर्शाते हैं। 4F ये क्या है? 4F ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में रखे जाते हैं ना अलग अलग, तो ये 4F ब्लॉक में। और जो एक्टेनाइड होता है इसको हम 5F ब्लॉक में जो है वो रखते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड, कौन से तत्व से स्टार्ट होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका जो 58 होता है उससे स्टार्ट होता है, और उस 58 तत्व से जो प्रारंभ होता है वो आपका नाम है सीरियम। सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से। और इनको हम और भी नाम से जानते हैं, वो है भारी मृदा धातु के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और अगर एक्टिनाइड की बात करते हैं, ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आपका थोरियम से जो है प्रारंभ होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से। ये वाला कहाँ से? ये सीरियम से। शॉर्ट में सी लिख दिया है, समझ जाइएगा। अगला है ध्वनि तरंगों का आयाम किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि तरंगों का जो आयाम होता है वो वस्तु का कंपन हो गया, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर जो है ये निर्भर जो है वो करता है। इस चीज को समझिए कि जिस ध्वनि का आयाम जितना ज्यादा होगा उसकी तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्वनि की तीव्रता का फॉर्मूला भी होता है ध्वनि ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल गुणे समय। एक पॉइंट और भी पूछा जाता है, वो है ध्वनि की तीक्ष्णता का, तीक्ष्ण या कह सकते हैं जो पतला या मोटा होना आता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो हमेशा आपका तारत पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि लड़कियों की आवाज पतली होती है, मोटी होती है, तो ये जो ध्वनि की आवाज मोटी या पतली होती है ये किस पर डिपेंड करता है? तो वो उसके तारत्व पर निर्भर जो है वो आपका करता है। अगर मैं आपसे आयाम को लेकर के बात करूं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का आयाम जितना ज्यादा होगा उसकी तीव्रता ही उतनी ज्यादा होगी। अगला देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आपका होता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको ये भी पता है कि जब परमाणु द्रव्यमान के फॉर्म, देखिए परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना उसी को परमाणु भार कहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ के बराबर होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर कराए थे। तो परमाणु द्रव्यमान के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है इसके बराबर आपका होता है। और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर आवेश कौन सा होता है, तो इस पर आवेश ऋणात्मक होता है, माइनस लगा होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 करके, इस तरीके से ये इसकी वैल्यू होती है। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो कौन सा इनमें से बहुपरमाणुक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सल्फर जो है वो सही हो जाएगा। सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा? तो S8 होगा। वैसे तो डायरेक्ट S भी दर्शाते हैं। बाकी जो तत्व एकल परमाणु के रूप में यूज रहे होते हैं उनको एक परमाणु भी कहते हैं, जैसे Ne है, He है, हीलियम जो है। इसी प्रकार जो ऐसे तत्व जो एक जैसे समान परमाणुओं से बंधे होते हैं तो वैसे कहलाएंगे क्या? द्विपरमाणु कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ O2 ऑक्सीजन, वो द्विपरमाणु है। N2 नाइट्रोजन, ऐसे करके। इसी प्रकार आपका जो भी मौजूद उसमें संख्या होती है ना ज्यादा हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो परमाणुओं से अधिक के समूह के रूप में अगर मौजूद होते हैं तो वो बहुपरमाणु में आते हैं, जैसे S8 जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर में पूछा गया था। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ आपको देखने को मिलता है? तो क्लोरोफिल देखने को मिलता है। फॉर्मूला आपको मतलब जो इसकी अभिक्रिया होती है ना 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बनता क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। 6O2 और 6H2O गैस मुक्त होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं जो हरित लवक का मैट्रिक्स भाग होता है अर्थात प्रोटीन युक्त तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? स्ट्रोमा जो है वो कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हरी पत्तियां जो होती हैं उसी में होता है आपका क्लोरोफिल। यही प्रश्न आपसे आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, इसका सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अगला कह रहे हैं तपेदिक डैश की एक बीमारी है। तपेदिक किसकी बीमारी है? तो तपेदिक आपकी फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं। मधुमेह जो है वो किससे संबंधित होता है? तो वो आपका प्रभावित अंग बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ मधुमेह हो गया है तो ये कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है? तो आप क्या कहेंगे? अग्नाशय को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? अग्नाशय को। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिप्थीरिया हो गया है तो वो गले को प्रभावित कर रहा है। गठिया हो गया है तो जोड़ों में गठिया हो जाता है।
एकदम ना चलने वाली एकदम हालत हो जाती है तो वो उससे हो जाएगा। रिकेट्स रोग जो है हड्डियों से होता है तो वो हड्डियों से प्रभावित होने वाला रोग कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे हैजा बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा हैजा ही आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका, तो ये आंत को प्रभावित करता है। हैजा बहुत पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा किसको प्रभावित करता है, आंत को जो है ये प्रभावित करता है। सिफिलिस जो होता है वो जनन अंगों से होता है। काला अजार करके सुना है, वो अस्थि मज्जा, रुधिर प्लीहा और अस्थि मज्जा पर जो प्रभावित करता है वो काला अजार करके जो है ये प्रभावित जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। अच्छा क्वेश्चन है। ईवीएस से रिलेटेड रेणुका जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है रेणुका आर्द्र भूमि, तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका ये स्थित है। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो वो आपका ईरान में हुआ था। ईरान में अगर बात करते हैं कब हुआ था, तो ईरान में हुआ था 1971 में। और रामसर जो कन्वेंशन था जिसने काम शुरू किया था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1975 में। तो रामसर कन्वेंशन का समय आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में अगर बात करते हैं कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी। देखिए वैसे तो 1 फरवरी से शुरू हुआ तो सीधे तारीख ही याद रखिए आप, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को जो था वो भारतीय रामसर जो कन्वेंशन था वो शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को, परंतु विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी ही डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अच्छा भारत में अगर हम कहें कि एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो हरिके बैराज है। कौन सा है, हरिके बैराज है। ये आपका भारत में आर्द्र भूमि स्थल के रूप में जो है वो जाना जाता है। और भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल के रूप में तो फिर सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में वो जाना जाता है। अगला कह रहा है 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा देशों की फौज जो है वो हार गई थी, तो फ्रांसीसी। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ किसके किसके बीच था, तो वो फ्रांस का युद्ध हुआ था। किसके साथ, इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था जिसमें हार कौन गया था, फ्रांसीसी जो है वो हार गए थे। अगला क्वेश्चन आपका, सेंटियागो किसकी राजधानी है, तो सेंटियागो आपका चिली की राजधानी है। सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। वैसे आप देखते हैं डिश आती चिली पोटैटो, वहां से चिली वर्ड पकड़िए, और जो भी बनाया जाता है उसको सेट किया जाता है ना, ऐसे थोड़ा नहीं कच्चा आलू खा जाएंगे, तो सेट से सेंटियागो याद कर लीजिए। तो सेंटियागो की राजधानी क्या, तो आप कहेंगे चिली। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। 1902 में स्थापना इसकी हुई थी। रेलवे आयोग का गठन कब किसके टाइम में हुआ था, तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन जो है वो हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग किसके टाइम में आया था, तो टॉमस रैले करके, नाम बहुत पूछा जाता है, उनका नाम याद रखिएगा। टॉमस रैले जो थे इनके समय में क्या आया था, विश्वविद्यालय आयोग जो है आपका आया था। देखते हैं। और अगर हमें कहूँ आपसे कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो वो 1904 में आया था, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन था, उससे जस्ट 1 साल पहले आप ऐसे जोड़ करके याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ लॉर्ड कर्जन का पूरा पूरा टाइम चला कब से कब तक था, तो 1899 से लेकर के 1905 तक चला था, जिसमें 1905 की सबसे बड़ी घटना थी बंगाल विभाजन वाली। अगला कारण में से कौन सी नदी का उद्गम है जो कि भारत में ही नहीं है, तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। तिब्बत से होते हुए भारत में कहां पर प्रवेश करती है ये नदी, तो भारत में जो प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो आपका प्रवेश करती है। और ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि असम में जो है घाटी में जो बहती है तो इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में इसको जमुना जो है वो कहा जाता है। और असम में ही आपका सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप वो आपका स्थित है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर मैं आपसे कहूं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो लंबाई है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका नाम तिब्बत में क्या है, तो सांगपो नाम है इसका तिब्बत में, ध्यान रखिएगा सांगपो जो है वो नाम इसका जो है वो तिब्बत में है।
अगला देखते हैं। अच्छा, इसकी सहायक नदियों में क्या आता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग का नाम देखने को मिलता है, लोहित नाम देखने को मिलता है, तीस्ता नाम देखने को मिलता है, जिसमें तीस्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसको तीनों की तीनों याद रखिएगा। बाकी और भी हैं जिसमें कामेंग करके, पर तीन जो मैंने ना बताया वो ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट इनमें से कौन दे ग्रहों के बीच में देखने को मिलती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, आपका ऑप्शन बी वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये दो ग्रहों के बीच में आपका मंगल ग्रह पर तो देखते हैं आए दिन कोई ना कोई अभियान चला करता है, तो स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह। और वैसे अगर आप ट्रिक से थोड़ा जोड़ना चाह सकते हैं तो माई बाप से जोड़ सकते हैं, माँ से मंगल हो जाएगा और बाप से बृहस्पति हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की तो बेल्ट आप हैं, ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। देखिए जोड़ लेते हैं तो क्या होता है ना, ऑप्शन में जब चार आते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत, रेलगाड़ी की शुरुआत जो है आपकी कब हुई। 1853 में बंबई से ठाणे चली थी। अगर बात करते हैं कितना डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस आपका 34 किलोमीटर का टोटल जो है ये डिस्टेंस था। अगर बात करें किसके समय में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है ये चली थी। लॉर्ड डलहौजी की तो आप जानते हैं हड़प नीति, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पहली विद्युत रेल जो है कब चली थी, तो जब बिजली से चलने वाली रेल की बात होगी तब आप याद रखेंगे 1925 का समय। और 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में जो है ये चली थी। शॉर्ट में एम के लिख दिया, मुंबई से कुर्ला के बीच में जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था, तो 1890 में आपका भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो आया था। कब आया था, 1890 में आया था। और अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे विश्व की पहली रेल कब चली थी, तो पूरे विश्व की पहली रेल चली थी 1825 में। 1825 में चली थी ये पहली रेल, और ये चली थी स्टॉकटन से लेकर के डार्लिंगटन तक, ये इसका स्थान था। और ये चली कहाँ थी, तो इंग्लैंड में जो है आपकी पूरे विश्व की सबसे पहली ट्रेन जो है वो चली थी। अगर मैं आपसे कहूं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उनका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था इनका, जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और अगर मैं आपसे कहूं कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी थी। दोनों में अंतर है, समझिएगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे देश की पहली महिला रेल मंत्री, महिला वर्ड आगे जुड़ रहा है, तो ममता बनर्जी के साथ जाएंगे। अगर पहले रेल मंत्री की बात करेंगे तो जॉन मथाई के साथ जाएंगे। पर अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि रेलवे के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो वो कौन जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे के पितामह के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। सारी चीजें बता दी। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वो राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखा जाता है वो यहाँ पर इनमें से कौन सा है। आंसर, अच्छा ऊपर वाला रह गया, इजराइल की मुद्रा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, इजराइल की इनमें से मुद्रा जो है वो कौन सी है, तो सेकल करके जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की मुद्रा है। कुछ और मुद्राएं जैसे टर्की की लीरा मुद्रा है, उत्तर कोरिया की वान मुद्रा है, उज्बेकिस्तान की सुम मुद्रा है, लाओस की न्यूकी पाओ करके मुद्रा है, लाओ करके न्यूकिप लाओ करके मुद्रा का नाम है। भूटान की जो है वो न्यूगिल्ट्रम करके मुद्रा है। तो कुछ मुद्राएं हैं, वैसे तो पूछी जाती हैं एसएससी वगैरह में, आप देखेंगे तो बार बार पूछी जाती हैं। और एसएससी का जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी लागू होने लगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वो राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। और कितना है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये आप देख रहे हैं कितना कम है, प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर लिख देते हैं ना शॉर्ट में, किलोमीटर स्क्वायर करके। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वही है जो आप पढ़ रहे हैं पेपर, जिसके लिए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो ये बिहार का जनघनत्व है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे भारत का जनघनत्व कितना है, तब आप क्या कहेंगे, तो पूरे भारत का जो जनघनत्व है वो अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपको देखने को मिलता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये पूरे भारत का है। अगला कह रहा है जनघनत्व को तो आप समझते हैं ना कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, कितना घना बसा हुआ है। जैसे मुंबई में बहुत घने घने लोग बसे हुए हैं, तो वही चीज। अगला कह रहा है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो किस युग की विशेषता है, ये आपका जो है नव पाषाण काल की विशेषता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
नवपाषाण काल के लिए नियो नियोलिथिक शब्द किसने यूज किया था? तो उनका नाम था जॉन लुबाक, उन्होंने यूज किया था। और कृषि कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ज्यादातर कृषि कार्य को लेकर के पूछा जाता है, तो यहीं से ही नवपाषाण काल से ही आपका कृषि की शुरुआत जो है आपको देखने को मिली थी। जब मध्य युग की बात होती है तो वहां पर मनुष्यों का पेशा था शिकार करना, खाद्य संग्रह करना। अगर पूरा पाषाण काल की बात होती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है आग, आग का आविष्कार हुआ, आग का यूज हुआ, ऐसे करके आग का आविष्कार ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो किस कारण से होती है? ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा होती है। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ से आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इनमें वर्षा होती है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं चक्रवाती वर्षा जो है आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ये ग्रहण की गई है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है यहीं से ही आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ली गई है। और संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में आता है? तो 368 आर्टिकल में जो है ये आपका आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से ही संविधान संशोधन भी जो है आपका जो है वो लिया गया है। संविधान संशोधन के सारे संशोधन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक हैंड रिटन नोट वाला वीडियो कराया था ना हमने, तो वहां पर आपको सारे जितने भी आर्टिकल थे सब कराए थे, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। अगला कह रहा है ब्रंट लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक जो है वो क्या था? तो उसका शीर्षक था आपका ऑप्शन अर्थ कंजर्वेशन करके, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, अर्थ कंजर्वेशन कहाँ से, अवर कॉमन फ्यूचर, ये जो है वो सही हो जाएगा। ये जो आयोग था एक्चुअल में 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम पर ही नाम रखा गया है। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ग्रो हरलेम ब्रटलैंड करके, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। और बाद में आपको पृथ्वी सम्मेलन पता है जो कि आपके इम्पोर्टेंट है लिए, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका हुआ था। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में जो है वो आपका हुआ था। क्योंकि ईवीएस है आपके कोर्स में तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता अवश्य होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तो 2002 में आपका हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका जोहान्सबर्ग में जो है आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती आपका ऑप्शन हो जाएगा। और जब दयानंद सरस्वती जी की बात होती है तो विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता, ये इन्होंने जो दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने एक कथन जो है वो दिया था। अगर मैं आपसे कहूंगा कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में दिया था, तो ये तीनों चीजें वैसे हम अलग से बात कर चुके हैं, पर आपको थोड़ा सा अगर रिवाइज कराएं तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें स्वदेशी का प्रस्ताव जो है वो आपका देखने को मिला था। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें जब बात होती है तो कांग्रेस में आपका जो लाहौर, तो जो इसमें पूर्ण स्वराज जो है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि पूर्ण स्वराज से भी संबंधित अलग अलग शब्द हैं, कि अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर शब्द यूज हुआ है, कहाँ पर प्रस्ताव हुआ है, तो उन अंतरों को ध्यान रखिएगा। वो एक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली मैराथन कराई थी उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला कह रहा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है जब बात होती है पहले अध्यक्ष की। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, तो हम इन्हीं के नाम के साथ जाते हैं, पर स्थायी अध्यक्ष की जब बात होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जाते हैं। ये स्थायी अध्यक्ष जो है आपके बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे ये बनाए गए थे 11 दिसंबर को, और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे ये बनाए गए थे 9 दिसंबर को, तो मात्र 2 दिन का डिफरेंस था। समय क्या था? समय 1946 का ही था। 1946 को 9 दिसंबर को 1946 को जो है ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। फिर दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और आपको ये पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहने वाले कहाँ के हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। ये प्रैक्टिस जो कराए हैं प्रीवियस ईयर, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बिहार के रहने वाले हैं इसलिए क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा अगर बिहार का पेपर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेरोजगार और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक जो है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन जो है आपका हो जाएगा।
बाकी अगला क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो हो जाएगा। और इन्होंने ही राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में की थी। केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में अगर पूछा जाता है तो एक सलाहकारी बोर्ड था जिसके सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई है। तो वो किसकी सिफारिश पर है ना, वो पूछा जाता है, तो योजना आयोग की, केसी नियोगी की। और बाद में तो आपका नीति आयोग आ गया। योजना आयोग की स्थापना किसके प्रस्ताव पर हुई थी? अगर इस तरीके से आता है तो जॉन मथाई जो थे उनके प्रस्ताव पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य ही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज प्राप्त करना, ये काम नहीं होता है किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम जो है ये नहीं होता। बाकी व्यावसायिक बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, वित्त मंत्रालय, आर्थिक समीक्षा, ये सब है। अगला कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद शंकर कुरूप आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गोविंद शंकर कुरूप जी को पहला जो ज्ञानपीठ मिला था, कब मिला था? 1965 में मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। 11 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। वाग देवी जो है उनकी प्रतिमा दी जाती है। और अगर बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर पहले व्यक्ति हैं, अगर इसके आगे महिला वर्ड जुड़ जाता है तब आपका आंसर बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी करके। आशा पूर्णा देवी जो है, आशा पूर्ण देवी जो है, ये पहली महिला थी जो कि आपका सम्मानित हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और ये पुरस्कार अगर बात करते हैं तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन्हीं 22 भाषाओं में से ही आपका अंग्रेजी भाषा के जो लेखक हैं और इन 22 भाषाओं के लेखक हैं, इनमें से ही आपका जो है वो दिया जाता है, मतलब सबको मिला करके। अगला देखते हैं। और अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ जो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे उनका नाम था अमिताभ घोष। उनको मिला था 2018 में 54 नंबर का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि यहाँ क्वेश्चन बनता है। और 1969 के साथ साथ तारीख भी आप याद रख सकते हैं, वो है 15 अगस्त की तारीख। ये एससीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका कहाँ पर है इसरो का? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु के अलावा ऑप्शन में कई बार कर्नाटक भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु के या कर्नाटक आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये पेन जो है कभी कभी हिल जाता है। बेंगलुरु और कर्नाटक दोनों लिख दिया मैंने इसीलिए। और अगर हम आपसे कहें कि विक्रम साराभाई जो हैं उनको तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इसरो के अलावा आपने नाम सुना होगा डीआरडीओ का, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समय क्या था? 1958 का। तो ये स्थापना 1958 में हुई थी। ये डिफेंस रक्षा मंत्रालय से आप कहेंगे सीधे सीधे संबंधित है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, इबादत खाना जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1578 में खोला गया था, अकबर ने इसको बनवाया था और भारी विवाद इसको चल के हो गया था, इसलिए बाद में इन्होंने बंद करवा दिया था। जब बात होती है अकबर की तो फतेहपुर सीकरी को इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ एफएस, यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का भवन है, ये सब बनवाया था ना, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत की पहली महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका करके पूछा गया है, इनमें से कौन सी थी? तो आपका आंसर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, किसी ने कमेंट में एक बार पूछा था कि जितना हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्या इतने से हो जाएगा? देखिए, इतने से खाली क्वेश्चन से नहीं होगा। ये साइड में सारी चीजें लिखते हैं, बोलते हैं, सारी चीजें आपको याद करनी होगी। वीडियो को देखना एक अलग चीज होता है, उसको याद करना अलग चीज होता है। डेली आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, दिमाग में आपके कुछ नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। इसीलिए हम सारी चीजें साइड बाय साइड लिखते भी चलते हैं कि जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो दिमाग में आप बैठाएं। और ऐसा नहीं कि खाली एक ही एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम में कॉमन रहता है। तो एक बार अगर आप रट लेंगे हमेशा के लिए आराम है। यहाँ पर आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान की जब बात होती है तो गुलाम वंश की बात होती है। गुलाम वंश के संस्थापक की बात होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाता है तो इल्तुतमिश का नाम देखने को मिलता है। और पूरा अगर बात करते हैं जो गुलाम वंश है तो 1206 से 1290 तक चला था। पर अगर केवल रजिया सुल्तान की बात होती है तो 1236 से लेकर के 1240 तक इसका समय जो है वो चला था। इतनी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको ऊपर बताया था जवाहरलाल नेहरू जी, जेएल नेहरू जी। ये पता नहीं जेएल क्यों लिखते हैं, पूरा नाम लिखना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था देश में, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लाहौर जो अधिवेशन था उसमें गांधी जी को अंग्रेज के साथ मुख्य वार्ताकार के रूप में भी जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए इनमें से कौन सी आवश्यक शर्त है? तो पहली शर्त हो जाएगी आवश्यक राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम आपकी 120 तो होनी ही चाहिए। यही आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो जब आपात की बात होगी तो आप क्या कहेंगे? भाग 18 जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, कभी भी कंफ्यूज हो तो ट्रिक से जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा, क्या? इकट्ठा, यही तो शब्द बन रहा है। 1 और 8 यही तो बन रहा है, 1 और 8। यानी जब भागते हैं लोग, कहीं कोई इमरजेंसी आती तो इकट्ठा ही तो भागते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आप अकेले भाग जाएंगे। तो ऐसे करके जोड़कर याद रख सकते हैं। इकट्ठा यानी 1 और 8 यानी कि 1 और 8 यानी 18, सीधे इस तरीके से बनेगा। याद है तो कोई जरूरी नहीं है। जिनको कंफ्यूज हो जाता है कि भैया 18 था कि 15 था, एग्जाम में सर खुजलाने लगते हैं, तो उस तरीके से याद रखिएगा डी वाला। आपको ये पता है कि 3 प्रकार के आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360 में आपको आपात उपबंध की बात जो है वो की गई है। और एक में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे में राष्ट्रपति शासन और एक आपका वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर हम सेट भी धीरे धीरे करके आपको भेजते जा रहे हैं, विद आंसर भेजते जा रहे हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं पीडीएफ पीडीएफ, भाई पीडीएफ भेज चुके हैं, देखो तो जाके टेलीग्राम पर। 101 प्रश्न देखते हैं। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, वो क्या है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। आपको पता है कि 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, बिल्कुल पता है। आपको ये भी पता है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वही है आपका 32 अनुच्छेद। जब यहाँ पर वही बात की गई कि किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक नहीं होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत करना होता है न्यायालय के सामने, उस तरीके से। वैसे 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें एक अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक प्रतिषेध है, एक उत्प्रेषण और एक अधिकार प्रच्छा। पांचों के बारे में शॉर्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे संविधान वाली मैराथन में, नहीं देखी हो देख लीजिएगा। अगला कह रहा है एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने जो है वो करवाया था। दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगर बात की जाए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो आप क्या कहेंगे? दंती दुर्ग ने जो है वो की थी। दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 753 में की थी। अगर हम ये कहें कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो क्या थी, तो मान्य खेत जो है वो राजधानी जो है वो थी। मान्य खेत के अलावा, वैसे तो मान्य खेत ही लिखा रहता है, वैसे कई बार सोलापुर जिला भी पूछ ले तो भले याद कर लीजिएगा, बाकी मान्य खेत ही पूछा जाता है। और बाकी यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका कृष्ण प्रथम जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड जो है उनके सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। वही पूछा गया कि किसके लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका अछूतों के लिए। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अछूतों के लिए जो है ये आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आपको बता चुके हैं सारी घटनाएं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट जो है उसके जो सैनिक हैं उन्होंने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से मना कर दिया था, वो किसमें था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो घटना थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो 6 अप्रैल 1930 को जो है आपका नमक सत्याग्रह से ही स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उससे पहले आपका नमक आंदोलन हुआ था, तो वो भी आपको तारीख सारी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो फातिमा बीबी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और फातिमा बीबी जो है इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी 1993 में बनाया गया था। और ये जो न्यायाधीश बनी थी ये कब बनी थी? ये बनी थी ये न्यायाधीश के रूप में 1989 में। और किसकी बनी थी? सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। और अगर हम आपसे कहें किसकी? उच्च न्यायालय की। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तब आप क्या कहेंगे? तो नाम देखने को मिलता है लीला सेठ का। लीला सेठ जो है ये भारतीय की में ही आपकी बात होगी, और बात होगी कि पहली कौन बनाई गई थी?
तो भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में लीला सेठ बनाई गई थी। कहाँ की बनाई गई थी? हिमाचल प्रदेश की जो है ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और जो 9 दिसंबर 1946 है इसको संविधान सभा की पहली बैठक जो है आपकी हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसी पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। और संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला कह रहा है राष्ट्रीय गान को सबसे पहले संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को आपका लागू भी हो गया था भारतीय संविधान। तो ये आपको पता है। कल आपका है भी 15 अगस्त, सभी को एडवांस में सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिछली बार जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, इस बार भी आदेश जारी हुआ है कि आप अपने घरों पे झंडा और सब जगह जो डीपी वगैरह है वहां पर लगा सकते हैं तिरंगा। वो सारी चीज़ें भी न्यूज़पेपर में आपको शायद भेजी थी मैंने टेलीग्राम पे, मॉर्निंग में आपने देखी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी आपकी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। ये वाली जो देख रहे हैं 26 नवंबर 1949, यहाँ पर अंतिम बैठक हुई थी। ये आपको याद रखना है कि अंतिम बैठक जो है वो कब आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो कहाँ पर है? आपका ये ऑप्शन बिहार जो है वो सही हो जाएगा। ये बिहार में जो है न्यूनतम नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम आपको देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय और इसके आंकड़े को लेटेस्ट वाले उसमें बताए थे जो टॉपिक वाइज कराया था। इनमें से सर्वाधिक जनघनत्व कौन से जिले का है? तो पटना का जनघनत्व आपका सबसे ज्यादा है। और अगर पटना की बात करें जनघनत्व है कितना, तो आपका 1823 है। पर पटना से भी ज्यादा जनघनत्व किसका है? तो वो आपका शिवहर का है। अगर आपके ऑप्शन में शिवहर दिया होता तो शिवहर आपका सही होता। शिवहर में जो जनघनत्व है वो कितना है? 1880 है। और यहाँ पर जो पटना में है वो आपका नहीं, शिवहर में तो कम है, पटना में तो आपका इससे भी ज्यादा। ठीक है, शिवहर नहीं होगा। एक चीज ये समझिए कि जो मैंने पहले बोला था सही बोला, तो शिवहर में ही सबसे ज्यादा है और पटना में 1823 है। हाँ अब ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर पे जो आता है वो आपका कौन आएगा? शिवहर आएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो है आपका पटना का नंबर आता है, ये चीज है। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो दरभंगा का नंबर आता है और दरभंगा में जो जनघनत्व है वो आपका है 1728। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस में से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण विवरण के रूप में संदर्भित जो है वो किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 112। केंद्रीय बजट को लेकर के बात इसमें की गई है। और बजट भारत में सबसे पहले कब आया था? 1860 में आया था। और बजट प्रणाली का जनक किसको कहते हैं? तो बताया था चार्ल्स विल्सन को कहा जाता है। किनको कहते हैं? विल्सन। इनको भारतीय जो बजट है उसका जनक के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये आपको पता है, दिन और रात के कारण जो घटना आपकी होती है वो आपका पृथ्वी का घूर्णन। आपका ऑप्शन पहला ही यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिससे आप कहेंगे दिन और रात की घटना जो है आपकी होती है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के कौन से तट पर चलती है? तो पश्चिमी तट पर चलती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और हम्बोल्ट आपकी एक ठंडी जलधारा के अंतर्गत जो है वो आपकी आती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला कह रहे हैं इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक जो हैं इनमें से कौन है? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज जो आप देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी जो है वो दी है? तो ये आपका 19,744 करोड़ आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कर दिया गया है, मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके। और ये गोवा के अंतर्गत पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किनके नाम पर नाम रखा गया है? तो हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर पर्रिकर और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री के योगदान के सम्मान में इनका नाम रखा गया है। अगला है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए जो विनाशकारी भूकंप है उसमें भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SSLV D2 है, इसका सफल प्रशिक्षण जो प्रक्षेपण है वो कब किया गया था? 10 फरवरी 2023 में जो है किया गया था। आंसर बी वाला हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत जो है वो की थी?
तो मेघालय राज्य आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, उसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। और अगर इसमें देखेंगे तो तारीख भी 15 मार्च 2023 ऑप्शन में दे रखी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो आंसर भारत आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं पहले प्रश्न पर, जहां पर 1 से लेकर 15 तक मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न आपका क्या है? 633 की पावर 24 दे रखा है, 266 की पावर 40 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा? और x के बराबर में ये वैल्यू भी दे रखी है। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें क्या है, इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई के अंक के लिए हमें मतलब होता है केवल लास्ट वाले नंबर से, यानी 3 की घात 24 से मतलब होता है। और 3 की घात 24 जो है वो 4 के मल्टीपल में है, यानी हम सीधे सीधे हम यहाँ पर 24 को चाहें तो 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। बाकी हम अगर इसे शॉर्ट में देखें तो 3 की घात 4 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और 6 की घात 40 है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे काट देंगे तो केवल 6 की घात 1 को मान करके आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर रूल क्या काम करता है उसको समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर पूरा आप 633 को तो 24 बार गुणा नहीं कर पाएंगे, तो आप इसलिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर आपका घातांक में 24 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप जो घातांक में 24 वैल्यू दे रखी है ना, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यानी शेषफल आपका कितना बच रहा है? शेषफल आपका शून्य बच रहा है। जब शेषफल शून्य बच जाता है उस कंडीशन में जितनी भी घातांक लगी होती है उसकी जगह हम केवल 4 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन शेषफल शून्य ना होता, कोई और वैल्यू बच रही होती, तो जितनी वैल्यू बच रही होती है उसको ही हम बाकी बचे में गुणा में लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे 40 लिखा हुआ है, इसमें 40 देखने से पहले आपको यहाँ इसका बेस देखना पड़ेगा, वो है आपका 6। अब 6 के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर इकाई का अंक आपका 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, अगर ये 4 इकाई के अंक आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका मान निकालने पर इकाई का अंक वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो सीधे 6 ही इकाई का अंक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ रहा होता तो ये 6 1 ही हो जाता है। इसी प्रकार 5 या 6 में वही, तो आप फिर घातांक से फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आप 0 को ही गुणा कर लीजिए, कितनी बार मल्टीपल में गुणा कर लीजिए 0 ही आएगा। इसी प्रकार 5 को आप देखिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना भी कर लीजिए, 5 5 25, आखिरी में 5 ही आएगा। यही इसीलिए अगर ये 4 नंबर देखने को मिल रहा है तो इकाई का अंक वही रहेगा। तो ये तो समझ में आ गया, 266 की पावर 40 में 6 आपने देख लिया तो मतलब 6 ही आपका इकाई का अंक बचेगा। यहाँ पर आपने देखा कि 0 1 5 6 नहीं था, 3 की लास्ट में था। इस कंडीशन में आपने घातांक में 24 से डिवाइड कर दिया, शेषफल शून्य बचने पर हमने सीधे सीधे 4 को ही पावर में लगा दिया, 4 से ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होती है। और लास्ट में क्या आएगा, हमें तो इकाई से मतलब है ना, तो लास्ट में आपका 81 आएगा। अगर हम 8 को किसी और कलर से लिख दे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 81 आया लास्ट में, ठीक, और इधर आप देखिए इकाई में 6 आया, तो आपको तो इकाई से मतलब है ना, तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 7 आएगा। ऑप्शन में 7 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। समझ गए आपकी क्या चीज मैंने समझाने की बात की, कि अगर पावर को 4 से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इकाई का अंक सीधे पावर 4 को ही हम लगा देते हैं। और अगर इकाई आपका 6 दे रखा है, 0 1 5 6 में से कुछ है, तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो सीधे वही रहती है, उसमें इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, यहाँ पर आपका 6 की ये जो 24 पावर में लिखा हुआ है 633 के, अगर ये 24 ना लिखा होता, 633 की जगह ये पावर में 25 लिखा होता, तब हम क्या करते, तो हम जब 4 से डिवाइड करते तो एक शेषफल बचता, यानी फिर 3 की घातांक में 1 लिख देते। ये कहने का मतलब है जितना अगर शेषफल बचता है वही आप सीधे पावर में लगा देते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाता है ऐसी कंडीशन में 4 पावर में लगा देते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए और बी का हिस्सा 8:5 है। ये ए बी और बी सी दोनों का दे रखा है ना, तो अब ए बी सी का निकाल लीजिए। ए बी सी का निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बताया था कि एक बी की वैल्यू कितनी है, 8:5, बी और सी की कितनी है, 2:3। इसी प्रकार से आप रख लीजिए, ठीक। इसको इससे गुणा कीजिए ऊपर से नीचे और इसको इससे, 8 2 जा 16, ए की वैल्यू 16 आ गई।
5 दूनी 10, 10 आ गई बी की वैल्यू, 5 दिया 15, 15 आ गई सी की वैल्यू। तीनों की वैल्यू आ गई। अब ए और सी के हिस्से का अंतर आपको दे रखा है 420। अगर 420 दे रखा है तो आप यहां पर भी तो देखिए ए और सी की वैल्यू आपको दे रखी ना 16 15, तो 16 और 15 का अंतर कितना होगा? 16 और 15 का अंतर हो जाएगा एक का। और एक इकाई की वैल्यू आपको 420 दे रखी है, समझिए इस बात को। एक इकाई की वैल्यू 420 के दे रखी है, तो टोटल राशि के 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 100 से गुणा कर दीजिए। नहीं, टोटल तो आपका ये होगा ना, 16 प्लस 10 15, 100 से क्यों निकालेंगे? टोटल इकाई ये है 16, 16 प्लस 10 प्लस 15, ये टोटल इकाई है। तो टोटल इकाई आएगी 41, यानी 41 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है आपको, तभी तो टोटल की निकलेगी। यानी 41 की वैल्यू निकालने के लिए 420 गुणे 41 कर देंगे, यहाँ से आपका आंसर जो है आ जाएगा। और ये आएगा वही 17,220 करके। सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना था? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में जो है आपका 4% चीनी है, ठीक है। और कह रहा है घोल को अगर गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष पानी में कितने परसेंट जो है आपका चीनी हो जाएगी? यानी कि 12 का जो 4% है वो इस, अगर हम पूरी वैल्यू को कह रहे हैं ना 2 लीटर पानी उड़ जाता है तो बचता कितना? 10, तो उसका x% के बराबर हो जाएगा। समझिए, आप अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो 12 का 4% बराबर होगा 10 का x%। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे x का मान आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 12 है ये इधर आ जाएगा और 10 जो है वो उधर चला जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 4, 12 चौक 48, सीधे लिख देते ना 48, और बटे में आपका 10। आंसर क्या आया? 4.8 आपका परसेंटेज में आ गया। अब अगर इसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको कर सकते हैं कि 12 लीटर जो घोल है इसमें चीनी कितनी है? 4% है। तो आप निकाल लीजिए 4 बटे में आपका 100 और गुणे में आपका 12 लीटर के हिसाब से। ये जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको अलग 12/25 आ जाएगी लीटर में। ये जो आपका वैल्यू निकल करके आएगी ये आई है आपकी 12 लीटर घोल में चीनी की। इसी प्रकार 2 लीटर, ये 12 लीटर की निकाली, इसी प्रकार 2 लीटर की निकाल लीजिए तो वहां पर वैल्यू ऑलरेडी 10 बची ही है आपकी, 10 लीटर। ये दोनों पता चल गई। अब इसका इससे परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 12 और बटे में आपका 25 और बटे में आपका 10 और गुणे में आपका 100। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी 4.8% ही वैल्यू आएगी। तो यहीं से जब आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो क्या मतलब है क्वेश्चन को बड़ा करने का। इनमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.92 करके, यहाँ पर आपकी आ जाएगी 0.8 करके, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0.72 करके, और यहाँ पर आ जाएगी 0.51 करके। तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 92 वाली है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी को करने के और भी 2-3 तरीके होते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बता दिया। अगला कह रहा है एक सेना का जनरल ये चाहता है कि इतने जवान एक ठोस वर्ग बनाएं, और आपसे कह रहा है कि व्यवस्थित करने में उसने पाया कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए? एक वर्ग बनाना है तो आपको इसका सीधे सीधे निकाल लेना है भाग विधि से वर्गमूल। तो अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए 36,562 का, तो इस तरीके से निकालिए। लाइन एक नीचे खींचिए, ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पेयर बनाएंगे, कितने का बनाएंगे? थोड़ा और ऊपर, तो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 1 का पेयर। ठीक, अब 3 को देखते हैं कितनी बार में जाएंगे, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो एक बार में हम ले जाते हैं, एक बार में एक ले जाएंगे, एक आएगा। यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 65 को और उतार लेंगे, उसके बाद ये एक यहाँ वाली जो वैल्यू जोड़ लेंगे, एक और एक जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ कौन सी वैल्यू रखें, उसी को गुणा करने पर 265 से ज़्यादा ना हो, तो 9 बार में अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 261 जो है वो आपकी आ जाएगी। फिर लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पर जो 9 बार में ले गए ना, तो 9 यहाँ भी रहेगा, 9 यहाँ भी रहेगा, 29 9 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। अब वापस से ये जो घटाएंगे 265 में 61, तो 4 बचेगा, और ये वाली जो वैल्यू है 62 वाली, वो भी यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर 38 को किसके साथ ले जाएं? 1 के साथ अगर आप ले जाएंगे, 1 के साथ, तो ये 381 है ना। हाँ, तो एक बार में ही आपका जाएगा, यानी कटेगा नहीं। यहाँ पर आपका 381 जो है वो आएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल आपका बचेगा 81 करके। जितना शेषफल बच रहा है यही वो आपके जवान हैं जो छूटे हुए जवान हैं। प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि कितने जवान जो हैं वो छूट गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि
81 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यही प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें वैल्यू पूछी गई है 49 की पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है, आपसे किसके विभाज्य है वो पूछा गया है। तो 49 की पावर है आपका 15 और -1। तो यहाँ पर n आपका देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n, जब n विषम संख्या होती है ना तो ये x माइनस a से जो है वो आपका विभाज्य होती है। यानी 49 माइनस 1 से आपकी ये विभाज्य होगी, यानी 48 से विभाज्य जो है वो आपकी होगी। कुछ करना ही नहीं था, आंसर सीधे सीधे 48 जो है वो आ जाएगा। इसका सीधा ही फंडा होता है x की पावर n माइनस a की पावर n, जब n आपकी एक विषम संख्या है, जैसे 15 यहाँ पर विषम संख्या है, तो ऐसे में x माइनस a से विभाजित होती है। x यहाँ पर 49 है, a आपका 1 है, 49 में घटाएंगे 48 आएगा, यानी 48 से एक संख्या कटेगी। अगला कह रहा है 6% की वार्षिक ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% ज़्यादा हो जाएगी, तो कौन सा सही होगा। आप यहाँ पर मूलधन की वैल्यू 100 मान लीजिए, मिश्रधन क्या हो जाएगा, इसी 100 का 100 प्लस 36% यानी 136% हो जाएगा, क्या है ना 36% ज़्यादा है। तो साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होगी, केवल 36 होगी, 36% ज़्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पर सीधे समय निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल करके PRT/100 का समय अलग कर लीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी 36 गुणे 100 और बटे में आपका 100 और गुणे में आपका 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर मूलधन जो है वो आपका 100 है, मिश्रधन जो है आपका 136 है, समय जो है आपका t है 6 वर्ष, और 36 जो दे रखा है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सारी वैल्यू को रख करके समय को एक तरफ कर लिया, सॉल्व करेंगे 6 वर्ष आपका यहाँ से निकल करके आएगा। ये समय नहीं, ये दर है, ठीक लिख दिया धोखे में। ये जो है आपकी आर है, क्योंकि समय तो निकालना ही था। तो पूछ रहा था ना कितने वर्षों में हो जाएगा, 6 वर्षों में हो जाएगा, आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 1296 बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% अगर लाभ, वही तरीका है कि 19% घटा दीजिए 100 में से, तो यानी कि आपका वैल्यू कितनी निकले। देखिए अगर किसी चीज को आप बेच रहे हैं 1296 में और आपको हानि हो रही है 19% की, अगर 100 में से हम 19 घटाएंगे तो बचेगा 81, यानी 81 की परसेंट की जो वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, वो है 1296 के बराबर। और यही कह रहा है 19% का लाभ कमाना है, यानी आपको 1% की वैल्यू पहले निकालनी है, तो 1296 बटे में आपका 81। और अगर 119% का लाभ कमाना है, यानी 119% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1296 और बटे में आपका 81 और गुणे में आपका 119। ये आपको केवल सॉल्व करना है, यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1904 करके आएगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य के 2/3 भाग को कह रहा है 16 दिनों में जो है वो पूरा करता है, ठीक है। बी जो है शेष कार्य को कह रहा है बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। शेष काम अगर हम पूरे को एक मान लें, देखिए कभी भी इस तरीके से हो रहा हो तो आप सीधे सीधे एक पूरे को मान लीजिए। अगर पूरा एक मान लें वैल्यू, तो बी का शेष कार्य निकाल सकते हैं इसी 2/3 को घटा करके। तो अगर हम इसमें से 2/3 घटा दें तो कितना आएगा, 1/3 बचेगा। 1/3 भाग जो है ये बी का शेष काम हो जाएगा, ठीक। और ये आपसे कह रहा है कि इसको संपूर्ण कार्य 21 दिनों में जो है ये पूरा होता है वैसे, और ए और बी अगर मिलकर एक साथ उसी कार्य को करते हैं तो 65% भाग को ही जो है ये कंप्लीट करते हैं। और ए कार्य को अगर करता है तो 2/3 भाग को 16 दिनों में करता है, और शेष कार्य को बी द्वारा अकेला पूरा किया जाता है, यानी कि 5 दिनों में। अगर ये 16 है, टोटल काम 21 दिनों में हो रहा है, समझिए अगर टोटल काम 21 दिनों में हो रहा है और ये अकेले 16 दिनों में कर रहे हैं मिलके, तो ये जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 21 माइनस 16 करके, ये 5 दिनों में शेष काम को जो है वो कर रहा है बी, ठीक है। और जब हम इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं तो पलट जाती है, यानी ए के हिसाब से निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 16 दिनों के हिसाब से 3/2 से गुणा करके आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 24 दिन निकल करके आएगी। इसी प्रकार अगर बी की निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 5 गुणे 3/1 के फॉर्म में आएगी, और यहाँ पर आपका 15 दिन की वैल्यू जो है वो निकल करके आएगी। अब ये दोनों जो वैल्यू निकल कर आई, अब दोनों मिल करके 65% काम को कर रहे हैं, यानी 24 गुणे 15 और बटे में आपका 24 प्लस 15, और मल्टीप्लाइड में आप निकालेंगे इसी का 65%, ये 15 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाइड में निकालेंगे इसी का ही 65%, 65/100 करके, तब जाके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका आंसर होगा, वो आपका 6 दिन जो है वो करके निकल करके आएगा।
थोड़ा सा प्रश्न देखने में लेंदी लग रहा है, अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो होगा इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वैल्यू में 16 दिन 17 दिन इस तरीके के पॉइंट की बात की गई है। और ये 24-15 कहाँ से आया? 24-15 ये आया है वैल्यू जो निकल करके ए और बी की, इन दोनों का गुणा और बटे में दोनों का जोड़, तो इस तरीके से इसी का 65% निकाला है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है जो गुणा और बटे वाला वैल्यू निकाली गई है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक जो केवल एक छात्र को ही मिले निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंक में से एक जो है वो घट जाता है। तो सीधे से 52 का 42 दे रखा है, ठीक। 52 को 45 से, 42 नहीं 45, तो 52 को 45 से गुणा करिए, और क्या कह रहा है कि एक घट जाता है, एक अंक निकल जाता है। जब हम क्या करते हैं, एक छात्र को ही मिले निकाल दिया जाता है। तो अब 52 से सीधे कितने बचेंगे? यदि दो को निकाला जा रहा है, उच्चतम को भी निकालना है न्यूनतम को भी, दो को निकालना है और निकाला जाता है तो दो, 52 लोग थे पहले, अब कितने बचेंगे? 50 बचेंगे, ठीक। तो एवरेज की बात क्या कर रहा है? शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक जो है वो घट जाता है। पहले एवरेज 45 था, अब एवरेज 44 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, सीधे आंसर यहाँ से आएगा। वही तो पूछा गया है कि उच्चतम और न्यूनतम अंकों का एवरेज। अच्छा, जो वैल्यू आएगी उसका भी एवरेज निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी क्या? यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी 140। अब जो प्रश्न में पूछा गया है एवरेज औसत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 सत्ते 14, 70 आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका ए वाला जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल धारा की, इस पर बता चुके हैं क्वेश्चन की कब आपका प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें सीन ये रहेगा आपका कि जब स्थिर जल में नाव की चाल की बात करेंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा वैल्यू है, और अगर हम यही कहें धारा की दिशा में चाल तो उसके लिए वैल्यू जोड़ देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जल धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, यानी सीधे सीधे आपकी वैल्यू क्या आएगी? 35 बटे में आपका 1 घंटा 45 मिनट, और 45 घंटे को, यानी 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 35 गुणे 4/7 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये जो वैल्यू निकल करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई आपकी, ये धारा की दिशा में चाल है। प्रश्न में धारा की चाल ही पूछा गया था, यहाँ पर लिख भी देते हैं, धारा की दिशा में चाल। और जब हम धारा की चाल निकालेंगे तो उसमें आपका टोटल 16 चाल थी आपकी, और ये वाली जो निकाली है घटा दीजिए, ये वाली 16 ये स्थिर जल में नाव की चाल थी। यहाँ पर आपने जो निकाला है ये धारा की दिशा में चाल है। दोनों का डिफरेंस जो होगा वही धारा की चाल के बराबर होगा, यानी 20 माइनस 16 अगर घटाएंगे तो आपका आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आएगा। आंसर 4 हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ से आई है? तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये है आपकी दूरी और ये है आपका चाल, अरे ये है आपका समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेल्टा आर एस टी की माध्यिका आरपी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसका केंद्रक को है। इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, बना दें क्या? तो एक त्रिभुज हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्यू यहाँ पर रख भी लेते हैं, ये आर हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा, यहाँ पर आपका टी हो जाएगा, यहाँ पर आपका पी हो जाएगा, और आपका सेंटर में ओ हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है? आरपी की लंबाई, आर ये पी, टोटल की लंबाई कितनी है? 24 है, तो हमने यहाँ पर 24 जो है वो रख ली। और इसका केंद्रक ओ है जहाँ एस टी पर एक बिंदु है, एस और टी पर एक बिंदु है जो कि पी है, जो कि हमने पी बना दिया है। आर ओ की वैल्यू पूछा गया है कितना होगा, आर और ओ, यानी इसकी ये जो वैल्यू पूछी गई इसकी पूछी गई। तो आपको पता है कि इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 के, किसी और कलर से लिख देते हैं, ये आपका 2 और 1 के रेशियो में होता है, 2:1। केंद्रक जो O है ये माध्यिका आरपी को 2:1 में विभाजित करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 24 वैल्यू दे रखी है, इससे अगर आर ओ की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का मान निकालेंगे और बटे में 2 और 1 का जोड़ यानी 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3, 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 दूनी 16 आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी वाले में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैभव और सागर की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:3 का है। 4 वर्ष पहले वैभव की आयु
और अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु के बीच रेशियो 1/1 जो है वो है 1:1। अभी से 4 वर्ष बाद वैभव की आयु और 4 वर्ष पूर्व सागर की आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या। तो एक समीकरण से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 5:3 के रूप में। अगर वैभव की वर्तमान आयु को हम 5x के मान लें और सागर की 3x करके मान लें तो एक की हो जाएगी 5x और एक हो जाएगी आपकी 3x। और क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु अभी से 4 वर्ष बाद सागर की आयु के बीच का रेशियो इतना था, यानी कि एक को -4 4 साल पहले ले जाएंगे और एक 4 साल बाद की बात हो रहा है, एक को 4 साल आगे ले जाएंगे और रेशियो इनका 1:1 के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 4। और अब दूसरी भी शर्त कह रहा है कि अभी से 4 वर्ष बाद वैभव की, यानी फिर से 4 वर्ष बाद वैभव की जो आयु है वो और 4 वर्ष पूर्व यानी 5x-4 ये जो आयु है इनके बीच अनुपात क्या होगा। ये जो x की वैल्यू निकाली यहाँ रख दीजिए, यानी 5 और गुणे में आपका 4 और प्लस में आपका 4 और बटे में आपका 5 गुणे में आपका 4 माइनस में आपका 4। यहाँ पर आएगा 20 + 4 यानी 24 और बटे में आपका 5 चौको 20 - 4 यानी आपका आएगा 5 चौको 20 - 4। यहाँ पर 3x लिखा हुआ था, वही मेरे को लगा कुछ गड़बड़ होगा। ये 3x था, 3x - 12 यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर 4×3 = 12 - 4 यानी 8 आएगा। अब 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 3/1 आएगा। आंसर आपका 3:1 वाला बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है ये 4 संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या का सीन क्या बनेगा, आप या तो सबको अलग अलग गुणा करें उनके संयुग्मी से, जैसे √7 - √5 है तो ऊपर √7 + √5 से गुणा करें, बटे में करें, उससे वैल्यू जो निकल करके आएगी इस वाली की वो निकल करके आएगी 2 और बटे में आपका √7 और प्लस में आपका √5। इसी प्रकार से इसको 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 चारों को निकाल लेंगे। अब उसी में ही क्रम आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाली वैल्यू है √5 - √3, इसमें क्या आएगा 2 बटे में आपका √2 और बटे में आपका √11 और प्लस में आपका √9 करके। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका नहीं, यहाँ पर 5 और 3 आएगा, 5 और आपका यहाँ पर 3। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखे हैं देख रहे हैं वही आ रही है, यहाँ पर भी वही आ रही है और अगले में भी वही आएगी और इसमें भी वही आएगी। यानी आप बढ़ते या घटते क्रम में किसी में भी बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी। ये 11 9 वाली ही होगी सबसे बड़ी, रूट में वैल्यू जो दे रखी है। यानी चारों को लिख के मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि जो वैल्यू यही आ रही है यहाँ पर 2 बटे के फॉर्म में वही आ जा रहा है। चिन्ह आप देख रहे हैं तो माइनस वाले में प्लस बदल रहा है, जो √5 - √3 है इसमें भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ भी प्लस होगा, इसी प्रकार अगले में भी बदलेगा, इस प्रकार अगले में भी बदलेगा। और अगर हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएं तो उससे भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो है अगर आपको देखना है इनका डिफरेंस कितना है, इसके बीच 2 का डिफरेंस, इसके बीच 2 का डिफरेंस, इसके बीच 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस आपका समान होता है तो इन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या एक्चुअल में छोटी होगी। 7 5 कितना होता है 12 होता है, ये आ गया 12। 5 3 कितना होता है 5 6 7 8 8 होता है। 9 7 कितना होता है 9 और 7 16 होता है, तो ये हमारा 16 हो गया। और 11 और 9 कितना होता है 11 और 9 आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। जोड़ना ही है, माइनस लगा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि इन सभी में से जिनका भी योग छोटा होगा वो एक्चुअल में सबसे बड़ी संख्या होंगी। यानी हमने गलत आंसर यहाँ टिक किया था, आंसर यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, आंसर आपका ये वाला होगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक से चेक कर लिया। तो ये आंसर आपका √5 - √3 होगा क्योंकि इसका टोटल जो देखिए सबसे छोटा है और ये संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, जो हमने इससे पहले वाले में बात किया था, यानी हमने लिखा सही था, अगर हम देखें उसको हमने उसको गलत समझा। उसमें हमारा जो बटे में वैल्यू आ रही थी वो आपकी 2 बटे रूट में आपका 11 प्लस √9 करके थी, तो वहां पर आपका रूट में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, उस आधार पर रखना था, हमने उसको छोटी समझ कर रख दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी तो आंसर बी वाला होगा। जो पहले आधार पर किया था वो भी सही तरीका था, बस वहां पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती, पर ये तरीका आप समझ के रखिए तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे। तो बी वाला आंसर यहाँ पर जो है वो होगा। जो वैल्यू का जो टोटल है वो सबसे छोटा आएगा वो वैल्यू सबसे
बड़ी होगी, और जिसका सबसे बड़ा मान आएगा जोड़ने पर वो उतनी ही छोटी होगी, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या जो है वो होगी। ये काम कब करेगा? जब दो समान अंतर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 2-2 का अंतर सभी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित हो जाए, इसका तो सीधे सीधे निकाल लीजिए, एलसीएम 3600 हो जाएगा। 3600 तीनों संख्याएं कटेंगी, और आपको ये भी पता है कि इनका आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो पेयर ना बने उनके लिए अलग से पेयर बना करके उनसे गुणा कर दीजिए। मान लीजिए जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में आपका 3, गुणे में आपका 5, और गुणे में आपका नहीं, और वैल्यू नहीं आएगी, इतना ही आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 करके ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको करना क्या है, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पेयर बनाना होता है। 2-2 का पेयर बन रहा है, इस 2 के साथ कोई नहीं बन रहा है यानी 2 से गुणा कीजिए, इसके साथ कोई नहीं बन रहा है तो 3 से गुणा कीजिए, इसके साथ कोई नहीं बन रहा है तो 5 से गुणा कीजिए। इनको गुणा कर देंगे 3600 आ जाएगा। यही चीज मैंने डायरेक्ट आपको बता दी। चलिए अब बढ़ते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इनको बदल दें, जैसे अगर आपका 2p लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रतीक अपने तुरंत दाएं वाले प्रतीक या अक्षर या संख्या के साथ अगर बदलता है, जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर @ दिया गया है, ठीक। इसको जब बदलेंगे और दाएं वाले के साथ, कह रहा है ना अपने दाएं वाले के साथ बदलते हैं, तो ये 8 जो होगा ये पहले आ जाएगा, और @ जो होगा वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद एल के साथ यही सेम कंडीशन बनेगी आपकी। एल जो होगा वो पहले आएगा, फिर ये डॉलर वाला साइन आएगा, फिर बी आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब इसी प्रकार से पूरे को बदलना है। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा करने के बाद कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनके तुरंत बाद एक संख्या आएगी और तुरंत पहले एक प्रतीक आएगा। तो मैं जो आएगा डायरेक्ट वो यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो आपका आएगा ये डॉलर, और उसके बाद बी, उसके बाद 1, तो एक यहाँ पर बन के आएगा। इसी प्रकार ये आपका जो चिन्ह बना हुआ है ये वाला, इसके बाद W, और उसके बाद 9 एक यहाँ पर आएगा, और नहीं आएगा इसमें ना, ठीक है। तो आप कहेंगे कुल 2 ऐसे अक्षर यहाँ पर होंगे, बी सी वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मछलियाँ कहाँ रहती हैं? आपको मछलियाँ पता है पानी में रहती हैं। पानी को कहा क्या जाता है? रंग कहा जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। लुप्त संख्या आपको बताना है, तो 7, 4, 2 लिखा है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर 4, तीनों को जोड़ देंगे 69 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25, तीनों को जोड़ देंगे। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तीनों को जोड़ने पर 65 आ जाएगा, यानी आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। रुधिर विज्ञान में रक्त का अध्ययन होता है, तो शैवाल विज्ञान में कवक का अध्ययन होता है। यहाँ पर क्रम बताना है आपको। जैसे अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो M रखेंगे, O P, फिर यहाँ N, फिर MO PN, फिर MO PN, फिर MO PN, हर 4 पर आपका MO PN के बाद बन रहा है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को ये लिखा जाता है, बार को ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो PEN को NZO लिखा जाता है, यानी एक पर्टिकुलर जो कोड है उसी से इसको डिनोट किया गया है। तो प्रैन के लिए, P के लिए देखिए क्या कोड है, P के लिए N है, तो N देखिए इसमें किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ T है, यहाँ ऐसे, यानी R को और देख लीजिए, R के लिए क्या कोड है, तो PN में ये R 3rd नंबर पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए S कोड दिया गया है, S के लिए C वाला ऑप्शन है, C आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जो है वो जाती है। ठीक है, हम दक्षिण की ओर इसको ले चलते हैं नीचे साइड, और कितना? 50 मीटर। फिर बाएं ओर मुड़ती है। अब दायां इधर है, पर अब जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो बायां इधर हो जाएगा। और कितना चल रही? 20 मीटर, तो 20 मीटर चला दिया। ठीक, ये 50 मीटर ज़्यादा लंबा होगा। उसके बाद फिर मुड़कर उत्तर की ओर जा रही है, और कितना? 30 जा रही है, यानी उतना नहीं जा रही जितना पहले जा रही। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? घर यहाँ पर था, और इस बिंदु से उसका घर पूछा गया है, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, उत्तर पश्चिम दिशा। हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा
कि किसकी दिशा की बात कर रहा है और किसके सापेक्ष बात कर रहा है, तो गलत नहीं होगा। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का, इसको तो तरीका यही है, सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। 10 मल्टीप्लाइड को क्या लिखा जाता है, डिवाइड। 5 करो डिवाइड, नहीं अच्छा डिवाइड को तो प्लस लिखा जाता है ना, तो प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड में 2 माइनस में 3, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस में 6 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा आंसर। आंसर 5। अगला कह रहा है कितने इसमें से त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज को करने का मैंने तरीका बताया है, ABCD से डिनोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे एक ये बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज बना हुआ है ना, कि एक ऐसे डब्बा बना है और उसके अंतर्गत ऐसे क्रॉस है, तो ऐसे में 8 त्रिभुज होते हैं। 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16 तो यही हो गए। और इसी प्रकार जो ये ऐसे करके बना है, ऐसे 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 और ऐसे, इतने वाले में जो है 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 3 3 8 8, 16 17 18 19 20 21 22, 22 तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद इनको मिला करके जो त्रिभुज बनेंगे उनको भी जोड़ देंगे, तो कुल मिला करके इस प्रकार से 28 त्रिभुज आपके बनेंगे। ए को 2 लिखा जाता है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उससे एक ज्यादा लिखा जा रहा है। एम के लिए 26 लिखा जा रहा है। एम का स्थानीय मान 13 होता है ना, और 13 गुणे 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक, एक ज्यादा नहीं लिखा जा रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू को 2 से गुणा किया जा रहा है। प्लेस वैल्यू 1 होती है और उसको 2 से गुणा कर दिया गया। तो यहाँ पर कह रहा है बेट के लिए क्या लिखा जाएगा, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और EJ OT यानी टी की वैल्यू होती है 20। ठीक, 2 का डबल करेंगे 4, 5 का डबल करेंगे 10, और 20 का डबल करेंगे 40, 40 50 और 54, 54 आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से किसी में 3 रूप से समान है, एक अलग है, अलग कौन सा है। अब यहाँ पर देखेंगे 125 जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका एक घन संख्या है, बाकी कोई घन संख्या नहीं है, तो ये क्यूब है इसलिए अलग हो जाएगा। पासे के 4 रंग दर्शाए गए हैं, अलग अलग 4 रूप दिखाए गए हैं। कौन से पासे में पीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, पीला के विपरीत पूछा गया है। अगर नारंगी नीला यहाँ है, सेम चीज देखिए किसी और में भी है, ये देखिए नारंगी और नीला यहाँ भी है। नारंगी नारंगी, नीला नीला, बचा क्या, पीला, इधर बैंगनी, पीले के विपरीत में बैंगनी हो जाएगा। बस ऐसा ही आपको ढूंढना होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजीव अरुण का जो है वो भाई है। राजीव जो है, यहाँ राजीव को बना देते हैं, किसका भाई है, अरुण का भाई है। और क्या कह रहा है, सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया को ऊपर बना देते हैं। सोनिया किसकी बहन है, सुनील की बहन है, सुनील को इधर बना देते हैं इस तरीके से, बहन। अरुण जो है, हाँ सोनिया का बेटा है, अरुण सोनिया का बेटा है। ठीक है, ये तो लिख दिया हमने। और कह रहा है सुनील राजीव से, सुनील जो है ये राजीव से, ये कैसे संबंधित है। अरे ये बेटा है, ये बहन है, तो ये मामा ही तो लगेंगे, इन्हीं का लड़का है और ये इनकी बहन है, ये मामा लगेंगे। मामा आंसर हो जाएगा पहला वाला। खुद से बनाकर भी देख लिया करिए, अगर ना समझ में आए तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगला है लुप्त संख्या बतानी। 2 4 20 आ गया, 2 से 4 में 20 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 4 और 16 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50 हो जाएगा। आंसर सी वाला हो जाएगा। सेम यही चीज़ है, तीनों में फॉलो होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सी के वैल्यू 16 लिखी हुई है, सी का स्थानीय मान क्या होता है, 3 होता है। अब 3 से 16 में कैसे पहुंच सकते हैं, 3 में अगर हम एक जोड़ दें और इसका स्क्वायर कर दें तो 16 आ जाएगा। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, ABCDEF, तो 6 में भी एक जोड़ना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। आंसर हो जाएगा बी वाला। 21 लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें आपसे कह रहा है कि मोनिका 4 स्थान जो है वो दाएं से खिसकती है। ठीक है, और बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है, यानी खिसकने के बाद। अगर हम इसको एक लाइन के तौर पर दर्शाना चाहें तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बैठा है और सबसे लास्ट में है 21 बैठा है। 21 लड़कियां हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट है, इसमें मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है। मान लीजिए वो यहाँ कहीं बैठी है, परंतु वो 1 2 3 4 खिसकती है,
और खिसकने के बाद वो 12वें स्थान पर आ जाती है, यहाँ पर 12वें स्थान पर आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। पहले मोनिका यहाँ थी, अब मोनिका यहाँ आ गई है, एम डैश लगा दिया। तो कह रहा है दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पहले स्थिति क्या थी, बायां इधर दायां इधर, तो वो पूछ क्या रहा है दाएं छोर से। अगर 12 पर वो बैठी है ऑलरेडी, तो पहले वो कब कौन से नंबर पे बैठी होगी। एक तरीका तो ये है कि आप इधर से गिन लीजिए कि 12वें नंबर पे आ रही तो कौन सा है। दूसरा तरीका ये है 12 जो है इसमें से जो पहले स्थान किसकी है वो घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। एक तरीका ये है बिना कोई चित्र बनाए। 12 में 4 घटाएंगे आएगा 8 और एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 9। पर जो 9 वैल्यू आएगी ना वो तो इधर से आएगी ना, आपको तो दाएं से पूछा गया है। यानी जो वैल्यू 9 आएगी इस टोटल 21 लड़कियों में उसको घटाना भी तो पड़ेगा आपको। तो घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आपका 14 आ जाएगा। 21 में से अगर आप 9 घटाएंगे, वैसे एक हमने काम गड़बड़ किया है, 9 घटाने में 14 नहीं आएगा। देखिए गड़बड़ हमने क्या किया है, हमको ये करना ये चाहिए था, ये जो 9 यहाँ जोड़ा है ये यहाँ नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि 9 जोड़ने पर तो एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। हमको यहाँ पर ये 8 ही वैल्यू निकालनी थी। अब 21 में से 8 घटाना था, 21 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 13। 8 घटाने के बाद एक वैल्यू जोड़नी थी, तब जा करके आपका ये 14 आता। तो ये थोड़ा सा तरीका इस तरीके से था। अगर हम इसको रफ करते हैं 14 तो आएगा आंसर। अगर हम इसको रफ करते हैं, अगर हम यही चीज इस लाइन पर सीखें बिना कोई तरीके के, तो कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। कह रहा था 21 लड़कियां एक पंक्तियां हमने बना दी, इसमें मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है। पहले मोनिका यहाँ थी 1 2 3 4, 12 पर यहाँ पर आ गई है और वो दाएं छोर से पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा। 12 से 21 बनाई है तो यहाँ कोई होगा 13, ऐसे ही 14, ऐसे ही 15, ऐसे ही 16, ऐसे ही 17, ऐसे ही 18 और ऐसे ही 19, ऐसे ही 20 और सबसे लास्ट वाला 21। कोई दिक्कत नहीं। यही तो कह रहा था दाएं से उसका नंबर बताइए, यहाँ से गिनना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 12वें पे तो पूछा गया था, यानी 9 आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो ये आंसर नहीं है, मैंने मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू पूछी गई थी इधर से, अगर यही कहता कि इधर से यहाँ तक की वैल्यू बताइए, यहाँ पर पूछ क्या रहा था पूर्व स्थिति पूछ रहा था, तो पहले तो वो यहाँ बैठा था, आपको यहाँ तक गिनना है। बात को समझ रहे हैं। और जब हम इधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे और यहां तक की स्थिति गिनेंगे, उस कंडीशन में 10 इसको भी तो लेते हुए चलेंगे, तो 10 उसके बाद 11 उसके बाद 12 इसके बाद 13 इसके बाद 14, यानी पूर्व स्थिति उसकी क्या थी तो 14 थी। इस तरीके से 14 आंसर आएगा। आप खुद से बनाकर देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, वरना जो शॉर्टकट तरीका था वो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि जोड़ कर एक घटाने वाला, और वो आपने जो अलग से जोड़ा था वो जब सीरीज पलटी हुई होती है ना उस कंडीशन में अलग से जोड़ना होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको एक लाइन पर बना करके दिखा दिया था। अगला देखते हैं 28 से 33 में 5 का डिफरेंस है, 33 से 31 में 2 का डिफरेंस घट रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, यानी आपका एक बार प्लस का 5 हो रहा है और फिर माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है माइनस का 2, ऐसे चल रहा है। यानी यहाँ पर 36 से जो आप आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 2 होगा, यानी 34 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ और रीजनिंग में समय बहुत लग जाता है, अगर केवल जीके जीएस कराना हो तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, या तो हम बताइएगा तो केवल मैथ वगैरह छोड़कर खाली जीके जीएस कराते हैं। 7+2 ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछ क्या रहा है कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, नंबर को बदल दिया जाए। तो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाइड वाला अगर आप बदल दें तो वैल्यू आपकी 20 के बराबर आ जाएगी। तो जैसे 7 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड जो था उसकी जगह प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड जो था उसकी जगह प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 और बराबर 20। इसको सॉल्व करेंगे 20 के बराबर आ जाएगा, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या इसमें पूछी गई गलत कौन सी है। अब जैसे 10 से 14 में आप जाएंगे तो 4 आपका बढ़ रहा है, उसके बाद 14 से 28 में जाएंगे तो 2 से गुणा हो रहा है, 14 दूना 28, 28 से 32 में जाएंगे तो फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 32 से 64 2 गुणा, यानी +4 +2 +4 +2 इस तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ 132 में जब पहुंचेंगे तो आपका 68 से 132 डबल हो करके जा रहा है, यानी आगे 4 जोड़ना है। 132 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, आना तो 136 चाहिए, आंसर में 136 है नहीं, यानी ये मिसप्रिंटिंग हो रखी है। 136 यहाँ पर आंसर जो है वो होगा, ये मिसप्रिंटिंग हो रखी है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सहकारी उद्यम में उत्पादन में वृद्धि होती है, और कह रहा है कि सहकारिता जो है वो आपका एक वांछनीय लक्षण है, सहकारिता से उत्पादन बढ़ता है। तो पूछ रहा है कौन सा अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उद्यम में उत्पादन में वृद्धि होती, वही लिखा है उत्पादन बढ़ता है,
वांछनीय लक्षण को लेकर बात ही नहीं की गई है। आकृति कौन सी है जो चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है? अब अनाज के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, पहले यहाँ सही हो जाएगा। अनाज जो है ये आपका बाहर वाला हो जाएगा, ठीक, और चावल वाला अंदर छोटा सा गोला, गेहूं वाला अंदर छोटा सा गोला। 35 प्रश्न आपका। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं, तो हम अगर इसे साइड में, चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछते ही है। अगला कह रहा है निम्न चित्र में संस्थाएं जो हैं वो उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती हैं। कुल छात्र संख्या 500 है, तो पूछ रहा है उन छात्रों के परसेंट की न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। अब 2 परीक्षाओं में फेल छात्रों की संख्या यहाँ पर, और ये भी कह रहा है कुल छात्रों की संख्या ऑलरेडी 500 है, तो 2 वाले में कौन फेल है? जैसे इंग्लिश और गणित में 12 वाले फेल हैं, इंग्लिश और हिंदी में 10 वाले फेल हैं, ऐसे 2 में ये वाला 12 वाले भी, और सब में जो फेल हैं वो, यानी तीनों में जो आ रहा है वो 5, तो टोटल फेल वालों की संख्या अगर जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? तो सभी के जोड़ लीजिए कॉमन, 12 10 5 12 जोड़ेंगे तो 39 टोटल। जो कह रहा था न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल है ये है। अब 500 में से ही इसका परसेंटेज पूछा गया, तो 39 बटे में 500 गुणे में 100, डायरेक्ट आंसर आपका 7.8 करके आ जाएगा। 39 क्वेश्चन आपका है कि शैलेंद्र जो है वो लंबाई में केशव से छोटा है। इसमें आपको केवल वही क्रम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उससे ही आप साथ में देखते हो चलिएगा। तो राकेश, आपको जो पहली पहली लाइन ना उसी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। शैलेंद्र, उसके बाद आशीष, उसके बाद केशव और माधव। अब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए चलिए। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, ये शैलेंद्र, ये केशव, और बड़ा एरो उस तरफ लगा हुआ है, इस चीज ध्यान देंगे, इसलिए शैलेंद्र छोटा है, ठीक। माधव सबसे लंबा है, माधव सबसे लंबा है, लंबाई में सबसे इधर साइड लिखा हुआ है। आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष केशव से कुछ छोटा है, ठीक। शैलेंद्र से कुछ लंबा है, शैलेंद्र जो है इससे अगर देखेंगे तो ये कुछ लंबा है, यानी इसीलिए आगे लिखा हुआ है। यदि वे ऊंचाई के क्रम में आरोही क्रम में खड़े होते हैं तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? दूसरे नंबर पे आपका शैलेंद्र जो है वो आ रहा है। ये आरोही क्रम पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, केशव मत लगा दीजिएगा। तो शैलेंद्र आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें क्या करना है? सार्थक आरोही क्रम दर्शाना है। तो सबसे पहले तो आपका इनमें से क्या किया जाता है? हल जोता जाता है, हल जोतने के बाद आपका बोया जाता है, बोने के बाद आपका खाद डाली जाती है, और उसके बाद आपका फसल फटकना है। ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। सारे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये प्रश्न हमने आपके लिए पूछा था, उसको हम दिखा देते हैं, ये प्रश्न। और वीडियो को समाप्त करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोशिश मैथ और रीजनिंग की थोड़ा सा फास्ट रहती है हमारी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। वैसे भी 1 घंटा के 1.5 घंटा के ऊपर हो चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, जिसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा और बनाकर देखिएगा। रीजनिंग का यही सीन है, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगी नहीं रीजनिंग में समझ में, सब कुछ आ जाता है, जब पेपर में करेंगे तो हवा हवाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब के अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।